Right. Is different and study is different. क्या शुरू होने वाला है? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ओके। तो आज चूंकि पहली क्लास है, मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। लेक्चर के दौरान हम आपका जो आवाज है म्यूट रखेंगे आपको। Yes, sir. बीच में आप चूंकि नॉइज उधर से बहुत आएगी आप लोगों की साइड से, तो एक की वजह से सब लोग डिस्टर्ब होंगे, तो इसलिए मैं ही इधर से आप सबको म्यूट रखूंगा। और बीच बीच में अगर आपको, जैसे मेरी ये आदत है कि एक स्लाइड पढ़ा लेने के बाद या एक कंसेप्ट पढ़ा लेने के बाद मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, चैट ऑप्शन आपके सामने है। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं कि सर आप इसको रिपीट कर दीजिए, या फिर ये बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको बतला दूंगा। एक तो बीच बीच में आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जैसे ही लेक्चर फिनिश होगा, 8 o'clock के आसपास फिनिश हो जाएगा लेक्चर, तो मैं आप सबको अनम्यूट करूंगा, फिर आपको जो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो प्लीज क्लास लीव ना करें, आप पूछ लें अपने डाउट्स को कि सर ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई,
बीच बीच में भी आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे अगर आपको किसी स्लाइड पे पर्टिकुलर स्लाइड पे प्रॉब्लम हो तो देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं स्लाइड नंबर लिखा हुआ होता है। तो अपनी कॉपी पे स्लाइड नंबर नोट कर लीजिए कि इस स्लाइड में मुझे प्रॉब्लम है, मुझे बाद में पूछनी है। तो ये बेटर होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। यही छोटी छोटी बातें मुझे बतानी थी। और ऑनलाइन सिस्टम है, थोड़ा सा कॉपरेशन से काम करेंगे हम लोग, आप भी थोड़ा कॉपरेट करेंगे, हम भी कॉपरेट करेंगे, फिर ठीक हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन सिस्टम में जनरली जो मुझे 2 बैच का एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभी देखा है पिछली बैच में और इससे पिछले बैच में, बच्चे थोड़ा सिंसियर कम होते हैं। मतलब वो पढ़ते रहेंगे, सो जाएंगे और मतलब इस तरह से अनवांटेड एक्टिविटी करने लगते हैं। मतलब आज क्लास अटेंड किया, चूंकि रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, क्लास अटेंड नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो है ना, ऐसे पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। मतलब जब तक आप सिंसियर नहीं होंगे, कॉम्पिटिशन्स क्वालिफाई करने के लिए सिंसियरिटी बहुत जरूरी है, आपका सिंसियर होना बहुत जरूरी है। तो ऑनलाइन क्लास को भी आप क्लास से समझे और उतनी ही सिंसियर है जैसे क्लास में सिंसियर होते हैं। आप सब जानते हैं किसी के हाथ में जादू की छड़ी तो है नहीं कि आप यहाँ ज्वाइन कर ली और आपका CSIR JRF हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब मेहनत करना ही है, मेहनत जब करेंगे तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज विदाउट मेहनत कुछ नहीं होगा। तो ऑनलाइन क्लास में भी मेरा आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि सिंसियर रहे, पंक्चुअलिटी के साथ क्लास अटेंड करें। ये नहीं कि क्लास 8-7 बजे स्टार्ट होती है, आप 8:30-7 में ज्वाइन करते हैं। कभी कभी नेटवर्क इश्यू रहता है तो उसके लिए तो कोई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में ना आपके हाथ में है। लेकिन कोशिश करें कि हम अपना बेस्ट दे सकें। ये बात मुझे बतानी थी। आपको अगर कोई बात बतानी है तो बताइए, अदरवाइज मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं थोड़ी देर में सबको म्यूट करूंगा और क्लास स्टार्ट करूंगा। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कोई भी आदमी, अदरवाइज हम 1 मिनट के अंदर आपको म्यूट करेंगे। मॉर्निंग की टाइमिंग्स पे भी होते हैं। किसी भी आदमी को कोई प्रॉब्लम है, अभी कुछ पूछना है मुझे, कुछ कोई भी डाउट है आपके मन में, कुछ आपको लग रहा है मॉर्निंग में भी कोई बैच होते हैं क्या? मॉर्निंग में क्लास अभी तो शायद ये क्लास आपका स्टार्ट जस्ट हुआ, ट्रायल क्लास चल रहा है, फिर उसके बाद बैच फिक्स होगा। उसके लिए मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी कि मॉर्निंग होगा या इवनिंग होगा। टाइम का कोई इश्यू नहीं है, आप एक बार मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो टाइम के लिए आप मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो और कोई, हाँ और कोई बात है तो पूछिए। नो सर। इस एग्जाम के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। सर टीचर सेम रहेंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग बैच में? जी बेटा, टीचर सेम रहेंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग बैच में? या टीचर तो सेम ही है, मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, टीचर बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंट टीचर नहीं होती। जो टीचर्स अभी इवनिंग में है, जो मॉर्निंग में, वो तो टीचर्स की टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से क्लासेस होती हैं। मॉर्निंग और इवनिंग बैच में टीचर डिफरेंट नहीं होते, टीचर सेम होते हैं। यही हो सकता है ऑफलाइन और ऑनलाइन के भी टीचर सेम ही है ना? जी बेटा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टीचर सेम ही है ना? 10% ऑफलाइन तो कोविड की, ऑनलाइन तो कोविड की वजह से चल रहा है बेटा ये। और जो टीचर्स ऑफलाइन में है वो 100% वही टीचर ऑनलाइन में भी है, कोई डिफरेंट टीचर नहीं है। एंड सर हाँ बेटा, सर ये ऑनलाइन कोचिंग की मदद से हम लोग ये कर तो पाएंगे ना, क्योंकि ऑफलाइन में तो बहुत ही डिफरेंस होता है। अभी आपको बताया कि ऑफ कोर्स कर पाएंगे, बल्कि आप ऑनलाइन टीचिंग्स कुछ हद तक ऑफलाइन से ज्यादा बेटर है। इसलिए बेटर है कि अभी आपको अपना एक पर्सनल बोर्ड होता है, आपका लैपटॉप या आपका जो भी मोबाइल फोन यूज करते हैं वो आपका पर्सनल आपका बोर्ड है। आप एक एक चीज क्लियर से देख सकते हैं। जब क्लासेस होती है तो उसमें आपको टीचर को सुनना भी होता है और बोर्ड से नोट भी करना पड़ता है। और बड़ी बैच होती है, बड़े बड़े बैच होते हैं। आप जब क्लासेस में कभी मौका मिले तो आएंगे आप हमारे यहाँ, तो देखिएगा लगभग 300-350 बच्चे क्लास में बैठते हैं। तो उसमें जो है, अगर आपको दूर सीट है तो उसमें आपको देखने में दिक्कत हो। और दो प्रोजेक्टर है हमारे यहाँ, चारों तरफ प्रोजेक्टर लगे हैं, क्लासरूम में माइक्रोफोन भी है, सब कुछ है। बट मेरा ये ओपिनियन है कि अगर बच्चे थोड़ा सिंसियर हो तो ऑफलाइन से बेटर ऑनलाइन टीचिंग मुझे लगती है। लेकिन दिक्कत ये है कि बच्चे सिंसियर नहीं हो पाते। जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2 बैच मैंने अभी जस्ट खत्म किया है, फिनिश किया है, बच्चे सिंसियर नहीं होते मतलब। और टीचर्स, जहाँ तक सवाल है, हम लोग बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको डाउट्स है, यहाँ पे एक और चीज है कि आपको नोट भी नहीं करना है, सारे स्लाइड्स हम लिखेंगे स्लाइड्स के ऊपर,
वो सब आपको मिलेंगे, रिकॉर्डिंग मिलेंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा? वो नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे कि बाद में हम लोग को बनाना पड़ेगा? जी बेटा, सर हम लोग को नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे कि जो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर होगा उसको फिर से बैठ के नोट्स बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, पीडीएफ मिलते हैं। सर व्हाट्स योर नेम? मेरा नेम मोहम्मद अतीकुल्ला है, बट पीपल यूजुअली कॉल्ड मी अतीक, अतीक के नाम से जानते हैं। हेलो हाँ जी, सर सर जी। ऐसा होगा क्या जो हमें लेक्चर्स मिलेंगे उसमें हम उसको सिर्फ फिक्स्ड टाइमिंग के लिए ही देख पाएंगे क्या? नहीं, फिक्स टाइम के लिए नहीं होता है अभी तक, जहाँ मुझे पता है पूरे ये बैच तक रहेगा। मतलब ये जब आपका जो सेशन है उस तक रहेगा, वो सारे लेक्चर्स रहेंगे, उसके बाद फिर आप नहीं देख पाएंगे। जी सर, ओके मैं सर। पूछना चाहती थी जी, कि अगर डाउट्स होते हैं आफ्टर क्लास तो हम कैसे कांटेक्ट करें, एज इन असाइनमेंट्स हो गया या फिर हम मान लीजिए नोट्स एक पढ़ एक रहे हैं, असाइनमेंट क्लासरूम में डिस्कस होते हैं, असाइनमेंट का और अगर डिस्कशन। हमें मतलब मान लीजिए कोई और हमको डाउट्स आए पढ़ते वक्त, तो हम आपको कैसे कंसल्ट करेंगे? कल होकर के आप मेरे जब क्लास होगी तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। आज मान लीजिए आपने पढ़ाई की, आपको समझ में नहीं आया, तो कल आप फिर डिस्कस करेंगे। डाउट्स क्लासेस होते हैं, जब भी जी हो जाता है तो डाउट क्लास होते हैं, हम टेस्ट जी कंडक्ट ठीक करते हैं, है। डाउट कंडक्ट होते हैं। जी सर, लेट्स जितने स्टार्ट भी द क्लास। प्रीवियस ईयर पेपर है वो सब हम लोग क्लासरूम में बैठे डिस्कस कर देते हैं, तो उसमें ऐसा ऐसा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सिंसियर रहने की जरूरत है। अगर सिंसियर रहेंगे तो हो जाएगा, और अदरवाइज फिर अगर जैसे आज का लेक्चर छूट गया, रिकॉर्डिंग में नहीं देखे, तो फिर आपको दिक्कत होगी बेटा। क्योंकि जानते हैं ना, जी साइंस है, सब एक दूसरे से लिंक्ड होता है। और ऐसा नहीं है कि जैसे आप कभी What कोई happened? हेलो, तो अब सर मैं स्टार्ट कर लेट्स स्टार्ट जी। जी जी, मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग ध्यान सुनिए, मैं आप सबको म्यूट करता हूँ। ओके, मैं आई होप कि अब आप चैट कर सकते हैं, चैट से आप कुछ भी पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैसेज में आप टाइप कर देना। ये चूंकि फर्स्ट लेक्चर है, अब हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये एक कोई ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में कोई टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग इसलिए थोड़ा बताते हैं कि मान लीजिए जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा वीक हो, उनको भी समझने का और सीखने का मौका मिल जाए। किसी भी रिएक्शंस में कोई भी, हम स्लाइड नंबर 2 पे है, किसी भी रिएक्शंस में जब भी कोई रिएक्शंस होती है, उस रिएक्शंस के अंदर बेटा दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक कंपोनेंट और एक न्यूक्लियोफिलिक कंपोनेंट होता है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी रिएक्शंस, कोई भी स्टेप्स उठा करके देखें तो आपको लगेगा कि पूरी रिएक्शंस दो ही कंपोनेंट से मिलकर कंप्लीट हो जाता है, एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल। तो टू कंपोनेंट होते हैं, ये आपका पहला कंपोनेंट जो है न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा कंपोनेंट, ऐसा नहीं कि हम न्यूक्लियोफाइल को फर्स्ट कंपोनेंट बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को सेकंड कंपोनेंट बोलेंगे, किसी को भी कोई कंपोनेंट बोल सकते हैं। सो हियर आई हैव रिटन द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो एक स्पीसीज है, इसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये वाली स्पीसीज जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोफाइल है, और उसके पास ये दिखाया गया है। व्हाट इज दिस? दिस इज द इम्पिटी ऑर्बिटल्स। अभी जैसे हम लोग मान लीजिए बचपन में क्या करते थे, जब हम एमएससी में नहीं थे, या हम 11th या 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या बीएससी की केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, वहां पे क्या होता था, सपोज देयर इज ए रिएक्शंस, अगर ये रिएक्शंस हुआ, और आज भी जाकर के अगर आप बच्चों से पूछे कि ये क्या हुआ है, यहाँ पे कोई स्पीसीज है और यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे दिखाएगा और ये ऐसे निकालेगा और आपको ये प्रोडक्ट बना देगा CH3OH। आप उनसे पूछिए ये हुआ क्या है, तो वो बोलेगा देखो हाइड्रोक्साइड ने कार्बन पे अटैक किया, कार्बन पे अटैक करके आयोडाइड बाहर निकाल दिया है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। सो ये चीजें छोटे बच्चों के लिए सही है, लेकिन हम लोगों के लिए इनको ये समझना पड़ेगा कि ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ जाते हैं। अगर कोई चीज कोई दे रहा है तो उसको रिसीव करने के लिए कोई जगह होनी चाहिए।
हु इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो प्राइमा फेसाई ये लगता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो घर है, उसकी जो रहने की जगह है, वो ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि कार्बन पर अटैक किया और आयोडाइड बाहर निकल गया। तो यहाँ पे ये बातें होती है कि इलेक्ट्रॉन जब आएगा न्यूक्लियोफाइल की तरफ से, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए एक इलेक्ट्रोफाइल पे जगह होनी चाहिए, एंड दैट इज द इम्पिटी ऑर्बिटल्स। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक कंपोनेंट में कोई ऑर्बिटल्स होंगे। अब ये किस तरह के ऑर्बिटल्स होंगे हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि ये जो ऑर्बिटल्स यहाँ देखेंगे ये किस तरह के ऑर्बिटल हो सकते हैं। ये इम्पिटी ऑर्बिटल होगा। इम्पिटी ऑर्बिटल जैसे हम बात करते हैं कि इम्पिटी पी ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी, सॉरी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी इम्पिटी हो सकते हैं, जैसे पाई स्टार्स की बात करते हैं, जैसे सिग्मा स्टार्स की बात करते हैं। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल भी इम्पिटी हो सकते हैं, राइट। तो सिर्फ ये समझना है कि जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए, उसको वेलकम करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर एक इम्पिटी ऑर्बिटल होना चाहिए। एंड देन दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म्स ए बॉन्ड। बॉन्ड क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि इस रिएक्शंस के अंदर जब कभी भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट्स का इलेक्ट्रोफाइल होता है नाम और दूसरे कंपोनेंट का न्यूक्लियोफाइल होता है नाम। यहाँ पे बीच में ये एक एरो आप देख रहे होंगे, इस एरो को बोलते हैं डबली हेडेड एरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एरो? एरो के अंदर एक ये जो देख रहे हैं इसका मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा भी जो देख रहे हैं इसका मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 ये और ये 1 ये दोनों मिलकर के अगर ये इस तरह का एरो है, इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। मीनिंग देयर बाय ये टेल बताता है कहां से और कहां को, किस जगह से कहां इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसका मतलब है ये बतलाता है कि न्यूक्लियोफाइल से, और ये बतलाता है इलेक्ट्रोफाइल पे और कितना इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई स्पीसीज ए है और ये बी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरो है वो आपको ये बतलाता है कि स्पीसीज ए से बी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन का, तो एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। कभी कभी किसी किसी रिएक्शंस में, यूजुअली फ्री रेडिकल रिएक्शंस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर होता है, तो उसको हम एक हाफ फिश हुक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी हाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी फुल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ तब इस्तेमाल करेंगे जब उस रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, यानी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉनों का जो एक्सचेंज है 1 इलेक्ट्रॉन का हो तो हाफ एरो का इस्तेमाल करते हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन का हो तो दो ये दोनों साइड, ये वाली भी और ये वाली भी दोनों इस्तेमाल करते हैं। सो मीनिंग देयर बाय इस स्लाइड में अब तक जो मैंने आपको ये बताया वो ये बताया कि ऑर्गेनिक के अंदर जब भी रिएक्शंस होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। अभी तक मैंने ये बताई, इसके आगे कुछ नहीं बताया। बताइए स्लाइड नंबर 2 में अगर किसी को कोई डाउट है, स्लाइड नंबर 2 यहाँ पर स्लाइड राइट साइड में लिखा हुआ होगा, स्लाइड नंबर 2 में किसी को कोई डाउट्स है तो आप बताइए। ये भी बता सकते हैं मेरी स्पीड, अगर अभी चूंकि आज पहला लेक्चर है मेरा, आपसे कोई उतनी जानकारी नहीं है मुझे आपके बारे में। अगर आपको स्पीड तेज लगती है तो मैं स्लो कर लूंगा, और स्लो है तो मैं फास्ट कर लूंगा, और ठीक है तो आप बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम अब ऐसे मैनेज कर सकते हैं। सो आप आगे अगर कोई भी किसी को कोई डाउट है, चूंकि पहला लेक्चर है, 1-2 लेक्चर में हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो हम लोग जो है ना कोई फिर दिक्कत नहीं होगी। चूंकि आपको कोई भी परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है बेटा, स्पीड सही है, स्लो नहीं करना ना, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब देखो बच्चों, नाउ न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये ऐसी कोई बात नहीं है जो आप नहीं जानते, या हम ऐसी बात है कि हम पहली बार आपको पढ़ा रहे हैं और ये आपके स्टैंडर्ड नेट में सवाल पूछने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आप जानते हैं। बट हम 1-2 लेक्चर में ब्रशअप करेंगे अपनी पूरी पिछली जो पढ़ाई की है उनको। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बहुत सारे डिफिनेशंस है, बचपन से आप इनके डिफिनेशंस को पढ़ते आ रहे हैं, जानते हैं। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस लविंग क्या होता है? न्यूक्लियस
लविंग, ये एक मेटाफोरिक वर्ड है। न्यूक्लियस को प्यार करना, न्यूक्लियस को प्यार कौन करेगा, मतलब ये होता है ना कि मेटाफोरिकली वर्ड बोलते हैं, मतलब उसका कुछ मीनिंग और निकलता है। न्यूक्लियस का कहने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस ऐसा जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है और उसको लव करने वाला, मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं एक ऐसे स्पीसीज होते हैं जिसको न्यूक्लियस के प्रति एफिनिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज के प्रति एफिनिटी है, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब सवाल है कि न्यूक्लियोफाइल हो कौन सकते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकते हो, तो जवाब उसका ये है कि पहला नंबर पॉइंट देखिए, हम पहले पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, एनी स्पीसीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना ब्यूटीफुल बात है, ध्यान से देखिएगा, विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी स्पीसीज, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल एक खास स्पीसीज हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, कोई भी स्पीसीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हुई, जैसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात इसलिए हुई क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है बेटा दो तरह से हो सकते हैं, एक लोन पेयर की शक्ल में हो सकता है और एक बॉन्ड पेयर की शक्ल में हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें अमोनिया, नाइट्रोजन, NH3 की हम बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं NH3 की। NH3 एक मॉलिक्यूल है, आप जानते हैं NH3। नाइट्रोजन इसका सेंट्रल एटम होता है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है। नाइट्रोजन किसका एलिमेंट है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है। और ग्रुप 15 के अंदर वन गैप कर दीजिए, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक होता है वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वैलेंसी जितना वो बॉन्ड बनाता है टू सैटिस्फाई देयर ऑक्टेट, उसको उसकी वैलेंसी बोलते हैं। तो मान लीजिए ग्रुप 1 से लेकर के 4 तक, ग्रुप 1 से लेकर के 4 तक कार्बन तक तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंसी होती है, लेकिन कार्बन के बाद वैलेंसी जो होती है वह 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन की अगर आप कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, और वैलेंसी कितना होती है, ये भी 4 होती है। वैलेंसी यानी 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन। उस तरह से नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, लेकिन वैलेंसी कितना होता है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 5 होता है, और वैलेंसी 4 के बाद है तो n माइनस यानी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 5, तो 8 माइनस 5 कर देंगे तो 3, मतलब नाइट्रोजन की जो नॉर्मल वैलेंसी है वो 3 है। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। अभी 5 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 3 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। देखो और समझो, सपोज कीजिए अब यहाँ पे शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। ये जो लेविस का ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा होगा, तो लेविस में डॉट का कंसेप्ट था। लेविस ऑक्टेट रूल में इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये जो डॉट है, दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट, इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अगर ए और बी के बीच 2 इलेक्ट्रॉन रखा है तो इसी को लेविस डॉट स्ट्रक्चर में ऐसे लिखते हैं, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसी डॉट को हम लोग लाइन से, लकीर से, ये जो लकीर है, जो लाइन है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे। तो ये जो लाइन है इसका मतलब अब एक लेमन के लिए एक नॉर्मल लाइन होगा, लेकिन हमारे लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। सो देयरफॉर अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को देखिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिर्फ एक न्यूक्लियस का होल्ड है, वो नाइट्रोजन है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, या मैं पॉइंटर ले आता हूँ, थोड़ा पॉइंटर लेके देखिए आप। सो अगर आप देखेंगे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड लोन पेयर, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पे हमने जो वर्ड इस्तेमाल किया है, एनी स्पीसीज व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 तरह का हो सकता है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 तरह का हो सकता है।
ये आइदर लोन पेयर की शक्ल में हो सकता है, जो कि नाइट्रोजन के अंदर अमोनिया के अंदर, नाइट्रोजन के ऊपर अमोनिया के अंदर लोन पेयर के रूप में है, वाटर के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर के रूप में है, एंड दूसरा ये बॉन्ड पेयर हो सकता है। सो न्यूक्लियोफाइल तो एक ऐसे स्पीसीज हो सकते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी दे सकता है और बॉन्ड पेयर को इलेक्ट्रॉन को भी दे सकता है। और ये बात हम बड़ी बखूबी जानते हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि ऐसा होता है, क्योंकि हम सबको थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखते हैं, NH3 लिखा होता है और H+ दिया होता है, तो ऐसे करते तो आप देखे हैं। इसका मतलब ये हुआ अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर जो ये लोन पेयर है नाइट्रोजन एटम के ऊपर, हाइड्रोजन H+, जिसको प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर एक इम्पिटी ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर कर रहा है। तो ये रिएक्शन भी देखते हैं। सो दिस रिएक्शन इज इंडिकेटिंग the nitrogen is going to transfer a pair of electron. Which type of pair of electron? Here it is transferring the lone pair of electron to the H+. एक बात तो ये देखते हैं बेटा। दूसरा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये भी देखा। अब देखिए कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन के ऊपर तो बेटे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 और 4। दूसरे कार्बन यही है 1, 2, 3 और 4। अब देखो यहाँ H के साथ ये एक इलेक्ट्रॉन बनाता है, H के साथ ये एक इलेक्ट्रॉन बनाता है, H के साथ ये ऐसे, और ये इथिलीन की अगर आप बात करें तो दे आर गोइंग टू शेयर एंड दे आर गोइंग टू शेयर। अब अगर हम बात करें इस कार्बन की ऑक्टेट सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, हो गया 2, चूंकि ये जब हम काउंट करेंगे, 1 मिनट देखिएगा, हम आपको पॉइंटर सा दिखा रहे हैं, जब आप इसके काउंट करेंगे तो यहाँ पे 2 काउंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे? क्योंकि शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है और शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन पे दोनों का हक होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये, 2 और ये 2 4 और 2 6 और 2 8। तो इस कार्बन नंबर 1 का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। सिमिलरली कार्बन नंबर 2 का भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब आप देखिए, आप खुद बखुद ये महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे अमोनिया जैसा ये ऐसा कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये देखा ही है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H+ कोई है तो आप ऐसे एरो तो करते ही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये देखा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये देखा होगा। यहाँ पे तो नाइट्रोजन जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाइट्रोजन पे अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी ही इज ट्रांसफरिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो पता ये चला कि न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, चूंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि स्पीसीज, अभी जो पहले डिफिनेशन के मुताबिक स्पीसीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है लोन पेयर से भी और बॉन्ड पेयर से भी। इसीलिए मैंने लिखा कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, ये एनी स्पीसीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के शक्ल में भी हो सकता है और बॉन्ड पेयर के भी सकता है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सपोज कीजिए अगर हम सब बात करते हैं एक के, इस तरह से हम एक एटम लिखते हैं H। आप सबको पता है कि ऑक्सीजन ग्रुप 16 एलिमेंट है और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप कितना एलिमेंट है बेटा? ग्रुप 16 एलिमेंट है और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो जरा, ये 2, 2 4, 1 5 और 1 6, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिया और हमने ऐसा कर दिया। अब कितना हो गया देखो तो, ऑक्सीजन के ऊपर में 1 2 1 2 3 4 5 6 इसका इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो एक बात याद रखो कि अगर ऑक्सीजन का ऑक्टेट सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, पहले देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया। ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के बाद इस ऑक्सीजन का खुद का इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7। ध्यान सुनिए बेटा, अगर कोई स्पीसीज ऑक्टेट सेटिस्फाई कर लेता है और उसके ऊपर अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है
तो पॉजिटिव चार्ज जितना कम उतना पॉजिटिव, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर कोई एटम जिसका आप चार्ज पता लगाना चाहते हैं कि इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, तो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर ऑक्टेट सेटिस्फाई कर रहा है और ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन है तो कोई चार्ज नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कम इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर कम इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज होगा। सो देयरफॉर इट हैज अ नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। थोड़ा यहाँ जगह कम है, मैं यहाँ समझा देता हूँ। नाउ सपोज कीजिए ये H है और इसके ऊपर अगर मैंने यहाँ लिखा 2 2 4, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन नाउ इट हैज। अगर आप इसके ऊपर देखेंगे 1 2, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, 3, एक तो हाइड्रोजन का उसको काउंट नहीं करेंगे, जब खुद का इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे ऑक्सीजन का तो 1 2 3 4 and 5। सो हाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू कि हियर ऑक्सीजन हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऊपर है तो उमूमन ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6। तो 6 से कितना कम हो गया, 1, तो 1 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुने, यहाँ पे अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, ये लिखते हैं 2 2 4 और 2 6, और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं अगर इसके ऊपर में ये 2 और 2 4, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। फर्स्ट में और सेकंड में आसमान जमीन का फर्क है। ऊपर वाले में 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर वाले के अंदर अगर आप काउंट करेंगे, ऊपर वाले में अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का, तो सिर्फ हम ऑक्सीजन का काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है और उससे एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज, यहाँ हमने नेगेटिव चार्ज दिया, और यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज देंगे। चूंकि 1, यहाँ पे 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, चूंकि 6 से 1 कम है इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज होगा। मेरी बात ध्यान सुनिए। अब इसके ऊपर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा आपको, एक नहीं 3 पेयर है, यहां भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और यहां भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, एनी स्पीशीज which can donate a pair of electron is said to be nucleophile। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसके ऊपर तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और क्या H+ हम देंगे तो क्या H+ को ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्या ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है? तो आंसर इज नॉट। वह स्पीशीज इवन दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर भी जब तक उसका खुद का ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो वह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, क्योंकि लेविस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर किसी स्पीशीज का सेंट्रल एटम, सुनिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी स्पीशीज का सेंट्रल एटम ऑक्टेट सेटिस्फाई कर रहा है तब वह जाकर के इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज उसको बोलते हैं और वह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। जैसे इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम बात करें, इस वाटर मॉलिक्यूल के अगर हम अंदर बात करें तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन इज अ सेंट्रल एटम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो ऑक्टेट सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ 4, और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है 6, और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है 2, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। नाउ इन द वाटर व्हाट वी आर फाइंडिंग, द सेंट्रल एटम ऑक्सीजन satisfying their octet and pair of electron है, and then it can transfer a pair of electron and therefore it can act as a nucleophile। तो सिर्फ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी नहीं है, सिर्फ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी नहीं है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी नहीं, ओनली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नीडेड। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ देयर मस्ट बी द सेंट्रल एटम मस्ट बी सैटिस्फाइंग देयर ऑक्टेट।
central atom must be satisfying their octet. Central atom must be satisfying their octet unless or until central atom, if does not satisfy their octet, even though there is a pair of electron, that cannot donate a pair of electron, and then that cannot behave as a nucleophile. Another example I am taking, क्लोरीन की बात कर लीजिए, हेलोजन की बात कर लीजिए। हेलोजन के ऊपर बात करते हैं, जैसे कोई भी हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17 एलिमेंट है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और ये। अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Even though they have a pair of electron, but अगर कोई Cl लिखता है, if anybody write in Cl like this one and H plus is there, and if they are doing like this is wrong. The chlorine is not going to satisfy the criteria because it does not satisfy their octet. तो chlorine is not a donor itself. कब कर सकता है? जब हम लिख ले ऐसे Cl और ये Cl इस तरह से लिख ले, and now it has 8 electron और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो Cl cannot donate a pair of electron, but Cl minus can donate a pair of electron. तो Cl is electron deficient species, but Cl minus is electron rich species. It can donate a pair of electron. It can act as a nucleophile, but it cannot act as a nucleophile because it cannot donate a pair of electron, because it has a 7 electron, does not satisfy their octet, and it has a 8 electron, it satisfies their octet. So what I want to tell you, so this, the second line and the third line is very important. Only pair of electron होना जरूरी नहीं है, pair of electron के साथ साथ it must be satisfy their octet, and specifically if the donor atom is from the second period, क्योंकि सेकंड पीरियड के बाद आप जानते हैं कि ऑक्टेट रूल से डेविएशन होने लगता है। सो इसीलिए ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो होनी चाहिए एक न्यूक्लियोफाइल के अंदर मौजूद होनी चाहिए, देन वी कैन से इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब मुझे बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है और कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। किसी भी चीज में कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है आपको सबको? ठीक है, आगे बढ़े। तो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैट मी, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ इफ यू सी देयर आर सम स्पीसीज जो हमने लिखा है यहाँ पे, there are some species. Here you can see it has a pair of electron, it has a pair of electron, it has a pair of electron, it has a pair of electron. So these all are nucleophile because it can donate a pair of electron. No, oxygen cannot donate a 2 pair of electron. It can only donate 1 pair of electron, because after donating 1 pair of electron, oxygen get positive charge, and oxygen is itself very electron negative element, and जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देंगे ऑक्सीजन का ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और एक पेयर तो रहेगा, but it get the positive charge. So after positive charge, it does not donate a pair of electron. So even though the oxygen having 2 pair of electron, but usually they will donate only 1 pair of electron. Is it clear to all of you? ठीक है, फिर भी किसी का अगर कोई आंसर नहीं हो पाएगा तो हो सकता है मैसेज में ऊपर नीचे चला गया होगा, तो आप बाद में लेक्चर के खत्म होने के बाद जरूर पूछ लीजिएगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। जहां तक काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात होती है, ध्यान से देखिए, अभी हमने वी आर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस स्लाइड्स, हमने अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है कि एनी स्पीसीज व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सवाल ये है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है। जैसे अगर हम अमोनिया की बात करें, ये कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन तो आप सब समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो
नहीं, ऑक्टेट तो होगा लेकिन ऑक्सीजन गेटिंग पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन गेटिंग पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इस खुद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है और एक पॉजिटिव चार्ज हो जाने के बाद फर्दर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता, क्योंकि 2 बार करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना, 2 पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो नाउ व्हाट आई वांट टेल यू, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहां से जाते हैं? क्या आपको मेरी आवाज नहीं? नेहा, यू आर टेलिंग मी वॉइस प्रॉब्लम बहुत हो रही है। वॉइस प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्या सबको हो रहा है? आप सबको मेरी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही बेटा? अगर सबको सुनाई दे रही है तो सबको प्रॉब्लम आ रही है बेटा? मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं। नेहा, आप एक बार लॉग आउट होकर के लॉग इन हो जाओ। मेरे तरफ से नेटवर्क का कोई इशू नहीं है। हो सकता है कि आप जहां से अटेंड कर रहे हो क्लास, आपको नेटवर्क की इशू आ रही होगी, इसलिए कभी कभी वॉइस में प्रॉब्लम होती है। तो आप ऐसा करो कि एक बार लॉग आउट होकर के एक बार लॉग इन फिर से हो जाओ, ठीक है? नाउ अब देखिए, तो माय क्वेश्चन इज दैट कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रहते कहाँ है, इसका घर कहाँ है? तो कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं, और ऑर्बिटल्स जानते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल भी हो सकते हैं और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। जैसे इफ आई डिस्कसिंग अबाउट द क्लोराइड आयन, Cl- आयन, ये जो Cl- आयन है, Cl- आयन की हम बात करें, खूब ध्यान समझना, इवन दो ये बेसिक है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अच्छे से समझना इसको। अगर हम क्लोराइड आयन की बात करें तो क्लोराइड आयन के अंदर अगर आप देखेंगे, इट हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ये मॉलिक्यूल तो है नहीं आयन से। जाहिर सी बात है कि अगर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। तो यहाँ पे जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस विल प्रेजेंट इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि देयर इज अ मॉलिक्यूल्स एंड जाहिर है ये दिस क्लोराइड आयन इज गोइंग टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा एंड दैट इज प्रेजेंट इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन कभी कभी आप पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे कि H2 जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो H2 मॉलिक्यूल्स है, दैट इज कॉल्ड H और H। सरप्राइजिंगली, व्हाट डू यू थिंक्स, क्या H2 मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं? माय क्वेश्चन इज दैट कैन द H2 मॉलिक्यूल ट्रांसफर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज योर आंसर? क्या सोचते हो बेटा, जरा बताना। क्या H2 molecules can transfer the electrons? तो आपको लगेगा, यू विल फील, अरे H2 कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, H2 के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। हाँ, अगर मैं हाइड्राइड लिखूं, इफ आई राइट हाइड्राइड आयन, अगर मैं हाइड्राइड आयन की बात करूं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं कि हाँ ऑफ कोर्स द हाइड्राइड आयन कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन H2 मॉलिक्यूल तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसका मतलब H2 मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता। लेकिन आप ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में ये पाएंगे कि H2 मॉलिक्यूल आल्सो ट्रांसफर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, H2 मॉलिक्यूल आल्सो ट्रांसफर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वह जैसे H2 मॉलिक्यूल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H और H ट्रांसफर करके मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं एंड दे ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अब H2 मॉलिक्यूल के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इसके अंदर है एंड दे फॉर्म्स अ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। बेटे मुझे बताओ, व्हाट वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड what is the basic difference between वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड MOT थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो कंसेप्ट था वो सिग्मा है, बट सिग्मा स्ट्रास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एम आई राइट? क्या मैं सही हूं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर सिग्मा का कॉन्सेप्ट था,
सिग्मा स्टार्स का कंसेप्ट नहीं था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पाई का कंसेप्ट था, पाई स्टार का कंसेप्ट नहीं था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर एंटी बॉन्डिंग और बैटल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ बॉन्डिंग और बैटल का कॉन्सेप्ट था, राइट। सो यहां देखिए, अगर H2 और मॉलिक्यूल को आप MOT के हिसाब से सोचते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टर्म में सोचते हैं, तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टर्म में अगर आप H2 मॉलिक्यूल को सोचते हैं तो 1s H जो होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। तो एक H मॉलिक्यूल यहाँ है और एक H मॉलिक्यूल यहाँ है, 1s एंड 1s। दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल करते हैं और दो मॉलिक्यूलर, ये बॉन्डिंग वाले सर आपको डिस्कस करेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल। ये 1s जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, AO है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। दिस इज ऑल्सो द एटॉमिक ऑर्बिटल, ये AO है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। बट हियर यू विल फाइंड दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, MO है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से MO है। एंड दिस इज कॉल्ड सिग्मा एंड दिस इज कॉल्ड सिग्मा स्टार्स। सो ये आपका MO हो गया और ये आपका MO हो गया। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऑर्बिटल्स के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी फिलिंग ऑर्बिटल्स के अंदर 3 प्रिंसिपल के हिसाब से होता है। चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 3 प्रिंसिपल के हिसाब से होता है। वन इज कॉल्ड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अनदर इज कॉल्ड अबॉव प्रिंसिपल एंड होम्स रूल। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यहाँ पे 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनसे अगर एनर्जी कम है, दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग, और एटॉमिक ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी थी, उससे इसकी एनर्जी कम है तो ये बॉन्डिंग, और उससे इसकी एनर्जी ज्यादा तो एंटी बॉन्डिंग। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से हमने इसको इसमें डाल दिया। एंड देयरफॉर द बॉन्ड ऑर्डर, आपको पता है कि NB नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। सो यू विल फाइंड बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 2, और एंटी बॉन्डिंग खाली है 0/2 इज इक्वल टू 1। सो इसीलिए H और H के बीच में आप बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। सो हियर अब अगर H2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किसी चीज को, अगर H2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, सो फ्रॉम वेयर इट कैन डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सबको एक ही आंसर मिलेगा, इट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड के अलावा ये इलेक्ट्रॉन कहीं ट्रांसफर ही नहीं कर सकता, चूंकि सिग्मा बॉन्ड में ही इलेक्ट्रॉन है, जहां इलेक्ट्रॉन होगा वहीं से तो ट्रांसफर करेगा। सो इट इज कॉल्ड समटाइम्स, चूंकि सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं सिग्मा डोनर। तो प्लीज लेट मी क्लियर इट कि अगर H2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो सिग्मा से करेगा, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो नहीं, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हम ये भी देखेंगे कि नॉट ओनली H2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, H2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को रिसीव भी कर सकता है। बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना है, इलेक्ट्रॉन को लेना है, तो लेने के लिए तो खाली जगह होनी चाहिए, लेने के लिए तो खाली जगह होनी चाहिए। और वो कहां ले सकता है इलेक्ट्रॉन? जैसे अभी आपने देखा फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, आपने देखा कि ये न्यूक्लियोफाइल था, और न्यूक्लियोफाइल आपने देखा कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल था, और उसके ऊपर ये खाली जगह होनी चाहिए, और इसमें इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा था। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, यानी खाली जगह होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। तो अगर H2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना चाहता है तो कहां कर सकता है? सिग्मा स्टार्स के अंदर। तो अगर H2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेता है तो सिग्मा स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड सिग्मा स्टार्स की वजह से ये एक्सेप्टर बनेगा। मतलब सबको बात समझ में आई क्या? कि देगा तो सिग्मा से देगा,
और लेगा तो सिग्मा स्टार्स में लेगा। तो प्लीज कीप इन द माइंड, अगर H2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो इट इज द सिग्मा ऑर्बिटल which is responsible to donate a pair of electron. Is it clear to all of you? और अगर H2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो इट इज द सिग्मा स्टार्स ऑर्बिटल which is responsible to receive the electron. क्योंकि जहां खाली जगह होगी वही इलेक्ट्रॉन को वो रिसीव करेगा। तो एक तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। उसमें मैंने पहले आपको बताना चाहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल में क्या होते हैं, कि न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा स्पीशीज होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और मैं ये आपको समझा रहा हूं कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कहां कहां मिल सकता है। उसमें मैंने बताया कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर भी मिल सकता है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भी मिल सकता है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर भी हो सकता है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर हो सकता है। ये बात मैंने अभी बताई। वो हम डिस्कस करेंगे व्हाई H2 मॉलिक्यूल इज डोनेटिंग हियर, और वहां पे मेटल की प्रॉपर्टी होती है, हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियोफाइल की ये प्रॉपर्टी होती है कि न्यूक्लियोफाइल की ये प्रॉपर्टी होती है कि न्यूक्लियोफाइल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब मैं ये समझा रहा हूं कि कहां से डोनेट करता है। हवा से तो डोनेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं ना कहीं होंगे, वो कहां होंगे उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। वेयर विल बी द इलेक्ट्रॉन that we are discussing here? The electron may be in atomic orbital, the electron may be in molecular orbital. उसमें मैंने डिस्कस किया सिग्मा के अंदर कि सिग्मा के अंदर, सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। Now here I am going to discuss the another things. The electron sometimes क्या होता है, अगर हम इथिलीन मॉलिक्यूल की बात करें, कभी कभी क्या हो सकता है कि अगर हम इथिलीन मॉलिक्यूल की बात करें तो इथिलीन मॉलिक्यूल के अंदर ये मान लीजिए कार्बन है, ये कार्बन है, एंड इट हैज अ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 1 2 और ये देख रहे हैं आप, ये H और ये H, ठीक है, और ये H है और ये H। सो इसके अंदर और ये एक बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड, एंड अगर मैं बोलूं तो ये एक सिग्मा बॉन्ड्स है और ये एक सिग्मा बॉन्ड्स है और ये एक सिग्मा बॉन्ड्स है और ये एक सिग्मा बॉन्ड्स है, और यहाँ पे आपको पता है कि ये सिग्मा है और ये क्या पता है बेटा, एक पाई है, कोई सिग्मा है कोई पाई बॉन्ड्स। अब ध्यान से समझिएगा, समझना ये है कि सपोज कीजिए जब आपके पास कोई ऑप्शन होता है, मान लीजिए घर में आप जाते हैं, आप मम्मा आपसे पूछती है बेटा क्या खाओगे, रोटी खाओगे चावल खाओगे, क्या खाने का मन करता है। ऐसा क्यों पूछते हैं? चूंकि जाहिर है कि इसका मतलब घर के अंदर रोटी भी बनी है और राइस भी बनी है, चावल भी बनी है, तभी आपसे कोई पूछेगा क्या खाना है। लेकिन सपोज कीजिए अगर आपके घर में सिर्फ राइस बनी है तो क्या आपसे मम्मा ये पूछेंगे कि रोटी भी खाना है क्या? सिर्फ चुपचाप ला के राइस रख देंगे, खाना है तो खाइए नहीं तो जाइए। अगर किसी के घर में सिर्फ रोटी बनी है तो उससे क्या पूछा जाएगा, क्या आपको चावल भी पसंद है, क्या चावल खाने है कि नहीं? सो सवाल यह है कि किसी मिस्टर एक्स के घर में, सपोज कीजिए राम के घर में रोटी बनी है, राम की मम्मा नहीं पूछेगी रोटी खाना है चावल खाना है। सीता के घर में सिर्फ चावल बना है, सीता की मम्मा ये नहीं पूछेगी कि रोटी खाना चावल खाना है। लेकिन सपोज कीजिए रवि के घर में रोटी भी बनी है और चावल भी बनी है, तो उनसे ये पूछा जा सकता है कि बेटा क्या खाओगे, क्या पसंद है। सो उसी तरीके से सपोज कीजिए अगर हम H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं और H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो H2 मॉलिक्यूल और इथिलीन मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल आपके सामने मैंने इस स्लाइड पे शो किया अभी। दिस इज द इथिलीन मॉलिक्यूल एंड दिस इज द H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल से ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम इलेक्ट्रॉन कहां से दोगे, क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि H2 के अंदर आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ यही एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के अंदर मौजूद है, राइट। लेकिन इथिलीन मॉलिक्यूल के अंदर अब सिग्मा बॉन्ड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, हमें तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए।
हमें तो एक न्यूक्लियोफाइल जो होता है, न्यूक्लियोफाइल इज ट्रांसफरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, चाहे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो, चाहे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर। तो ये जो H2 मॉलिक्यूल्स है, H2 मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इथिलीन मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, बट दे आर प्रेजेंट इन द सिग्मा बॉन्ड, एंड इसके अंदर एक और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट दे आर प्रेजेंट इन द पाई बॉन्ड। तो सवाल यह है कि इसके अंदर जब दो में इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा के अंदर भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और पाई के अंदर भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसे सिचुएशन में ये क्वेश्चन होगा कि विच इज, चूंकि न्यूक्लियोफाइल को तो एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो विच इज गोइंग टू बी डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी एक बात समझाता हूं, समझ लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब सुन लीजिए ध्यान से। सपोज कीजिए यहाँ पे लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे एक फादर है, ये फादर है और ये मदर है, ठीक है, और यहाँ पे चाइल्ड है, सी स्टैंड फॉर चाइल्ड, फादर मदर और चाइल्ड। अब यहाँ पे फादर है या मदर है, दोनों में से कोई एक है, और चाइल्ड है, और एक बच्चा चोर गिरोह है, बच्चा को चुराता है। आप मुझे बताइए कि किस केस में, केस फर्स्ट और केस सेकंड, किस केस में अब एक बच्चा चोर गिरोह है, मतलब बच्चे को चोरी करने वाला है, एंड दैट द पर्सन इज एक्स पर्सन। ये एक्स पर्सन का काम क्या है कि चाइल्ड को भगा के ले जाएगा, खींच के ले जाएगा एक्स पर्सन। ये एक्स पर्सन कौन सा पर्सन है? दिस इज द चाइल्ड चोर, चाइल्ड बच्चे को चुराता है। मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं या समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि बच्चा भगाना कहां से आसान है? चाइल्ड चोर के लिए which case is suitable, whether it is the first case is suitable and second case, excellent, very nice answer. It is the first case which is very difficult. Why? Because आप सब समझते हैं कि चाइल्ड पे यहाँ पे फादर का भी अट्रैक्शन है, यानी चाइल्ड पे अगर आप देखेंगे, इस केस में देखें तो फादर से भी प्यार मिल रहा है इसको, फादर की प्रोटेक्ट कर रहा है, मदर भी प्रोटेक्ट कर रही है। सो यहाँ जो बच्चा है वो मोर प्रोटेक्शन में है। अगर मोर प्रोटेक्शन के अंदर है तो इसको भगाना डिफिकल्ट है, मुश्किल है, और यहाँ पे सिर्फ ये फादर के प्रोटेक्शन में है तो इसको भगाना हमको आसान है, इसको लेके निकलना यहाँ से आसान है। यही सिचुएशन यहाँ पे है कि अगर हम बात करते हैं, सपोज कीजिए नाइट्रोजन की बात करते हैं, इफ आई कंसीडर द अमोनिया, अगर अमोनिया की हम बात करते हैं और अमोनिया के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहाँ मान लीजिए, एक यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अब ये देखिए यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज ऑल्सो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, जैसे हम इस केस में चाइल्ड की बात की थी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाइल्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास भी न्यूक्लियस है और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी न्यूक्लियस है। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड पेयर की शक्ल में है, ये वाली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अंडर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन ऑल्सो, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो। तो अगर इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है तो उसको यहां से लेके भागना मुश्किल है, डिफिकल्ट है, इसको लेके भागना क्या बेटा, डिफिकल्ट है। लेकिन यहां जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस एंड दैट इज द नाइट्रोजन, एंड देयरफॉर लोन पेयर को लेकर के भागना आसान है। और न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो इसका मतलब ये है कि जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन आसान है उसका इलेक्ट्रॉन देना आसान है, मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी।
सो मान लीजिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो लोन पेयर की शक्ल में है, लोन पेयर की शक्ल पे है, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो पाई बॉन्ड के अंदर है, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो सिग्मा बॉन्ड के अंदर है। सबसे पहली बात तो लोन पेयर जो होते हैं उसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी। वाई? चूंकि लोन पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस। तो अगर एक ही न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन को यहां से भगाना आसान है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन को वहां से भगाना मुश्किल है। सो देयरफॉर व्हाट आई वांट टू टेल यू कि सबसे ज्यादा तो लोन पेयर की डोनेट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। और आप सब समझते हैं सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप से बनता है और पाई बॉन्ड क्या बनता है? लैटरल ओवरलैप से बनता है। तो अगर हेड ऑन ओवरलैप से बना है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और लैटरल ओवरलैप से बना है तो वीक बॉन्ड होता है। तो वीकली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ए और बी के अंदर, और अगर ये वीकली बाउंड है, ए और बी का अट्रैक्शन कम है, तो इसको निकालना आसान है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंड है तो उसको लेना आसान है, और यही तो काम होता है न्यूक्लियोफाइल का कि इलेक्ट्रॉन देता है। तो इलेक्ट्रॉन देगा कब? जब अपनों से कम स्ट्रांगली बाउंड होगा तब। तो इसीलिए सबसे ज्यादा लोन पेयर डोनेट करेगा, देन पाई करेगा, और देन सिग्मा करेगा। तो मान लीजिए कि अगर आपके H2 मॉलिक्यूल्स की मैंने बात की, यहाँ पे ये क्वेश्चंस नहीं होगा कि H2 मॉलिक्यूल कहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि हम सब समझते हैं कि H2 मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इथिलीन की बात करें तो इथिलीन के अंदर बात करेंगे तो सिग्मा में भी है और पाई में भी है, तो इट इज द पाई डोनर, यानी ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से डोनेट करेगा। एंड देयरफॉर जब आप स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इथिलीन का H+, तो आप जब एरो दिखाते इस तरह से, इसका मतलब है इथिलीन मॉलिक्यूल इज गोइंग टू ट्रांसफर द 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। इसमें सिग्मा में भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें पाई में भी इलेक्ट्रॉन है, बट ही इज गोइंग टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पाई बॉन्ड। अब मुझे बताओ ये बात आपको समझ में आई क्या? क्लियर है सबको ये बात कि इथिलीन में पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? अब देखिए, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हमने एक मॉलिक्यूल की डिस्कशन की। हमने कहा कि मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल्स है, हमने कहा कि इथिलीन मॉलिक्यूल है, ये H है और ये H है और ये H है, ये है। इसमें सिर्फ सिग्मा है, इसमें सिग्मा भी है और पाई भी है, तो पाई से डोनेट करेगा। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर, जैसे मैं बात करता हूं कार्बन, और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, 1, 2, 3 और 4। एंड देयर इज ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास आपको पता है कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 2, 4 और 2, 6 होते हैं। अब देखिए, जैसे मैं बात करता हूं फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल बनने की, तो अगर फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल देखते हैं आप तो क्या होता है? ये H होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है, ये H होता है और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। एंड नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू, कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाना है, एक बॉन्ड बन गया, दूसरा बॉन्ड बन गया, तीसरा शेयरिंग करके और चौथा शेयरिंग करके। सो देयरफॉर यहां पे इस फॉर्मल्डिहाइड के अंदर क्या क्या है, अगर आप देखेंगे तो एक बॉन्ड इसमें सिग्मा बॉन्ड्स है और एक बॉन्ड इसमें पाई बॉन्ड्स है। इथिलीन के अंदर सिर्फ सिग्मा और पाई था, और यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन बॉन्डिंग। सो मान लीजिए अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसमें सिर्फ सिग्मा में इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा से देगा, एक क्लास ऑफ मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सिग्मा में भी है और पाई में भी है, एंड दिस सैटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ द ऑक्टेट, तो पाई से इलेक्ट्रॉन देगा। और अगर एक मॉलिक्यूल है जिसमें सिग्मा में भी है और पाई में भी है और नॉन बॉन्डिंग में भी है, तो सिग्मा और पाई और नॉन बॉन्डिंग, ये it is going to transfer the electron from the non-bonding orbitals. Why? Because
द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर द इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर इन्फ्लुएंस, द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ only one nucleus and therefore they are weakly bonds. So if they are weakly bonded, this is going to transfer the electron. और इसीलिए यही रीजन ये है कि आपने फॉर्मल्डिहाइड से रिलेटेड यानी कार्बोनाइल कंपाउंड की केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। इस तरह के फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड में भी होते हैं, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप कीटोन के अंदर भी होते हैं, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप ईस्टर्स के अंदर भी होते हैं, और इस तरह के फंक्शनल ग्रुप अमाइड के अंदर भी होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इन सभी फंक्शनल ग्रुप में अगर मान लीजिए इन सभी फंक्शनल ग्रुप में अगर इसको न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करना है, न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करना है, तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, इवन दो it has a pair of electron to the sigma bond, it has a pair of electron to the pi bond, and it has a pair of electron to the non-bonding, because they have a high energy वाले ऑर्बिटल कौन है, नॉन बॉन्डिंग, दोनों की एनर्जी बराबर है, बट एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। अब क्या होता है जरा देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, ये एरो पुशिंग क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा इस बात को। अब इसका प्रोडक्ट अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, H हो गया, C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, और ये हो गया H हो गया, और यहाँ पे H हो गया। ठीक है, क्या कहता है एरो पुशिंग, कहता है कि O और H के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन डालो, यही तो कहता है, O और H के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन डालो, और यहाँ पे एक इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, है कि नहीं। नाउ अब इसी बात को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कैसे लिख देते हैं, H डबल बॉन्ड O और H, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, बॉन्ड। सो अगर 2 एटम के बीच, एटम A और एटम B के बीच 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब A और B के बीच में बॉन्ड है। सो दिस इज रिप्लेस्ड बाय द बॉन्ड, H हो गया, एंड ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद रहेगा। अब देखो ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन देखो कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, और 5वां यहाँ। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। मैंने बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन तो एक कोई चार्ज नहीं होगा, एंड देयरफॉर ऑक्सीजन इज गोइंग टू गेट द पॉजिटिव चार्ज। सो इन दिस रिएक्शंस द फॉर्मल्डिहाइड जो मॉलिक्यूल है उसका ये जो एटम है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, जबकि H+ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। तो पता ये चला कि इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, फील्ड ऑर्बिटल से जाएंगे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टर्म में हम बात करें, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के टर्म में अगर हम बात करते हैं, तो इन द केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट इज द सिग्मा which is filled, which may be filled, it is the pi which may be filled, and it is the non-bonding which may be filled। तो जितने भी क्लास ऑफ न्यूक्लियोफाइल आप आज तक पढ़े हैं, जितने भी न्यूक्लियोफाइल आप जानते हैं, इस कसौटी के ऊपर रखिए, आप ये पाएंगे कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो आपको समझ में आता है कि इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, आप देखिए ये जो न्यूक्लियोफाइल होंगे, इन्हीं में से कोई ना कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। वेदर द न्यूक्लियोफाइल भी डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग, whether the nucleophile will donate a pair of electron from the pi bond, and whether the nucleophile donate a pair of electron from the sigma bonds। यही होते हैं न्यूक्लियोफाइल के काइंड्स। अब मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स है, कोई किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई क्लियरिटी नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। किसी को कोई डाउट है बेटा तो प्लीज बता दीजिए जल्दी, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लीज मैसेज कीजिए अगर कोई डाउट है तो। ओके ठीक है। ना अब देखिए, नाउ सवाल ये है कि न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं और इधर निगेटिवली, अब वही 3 बात है, उन्हीं को समझिए। अब फर्स्ट पॉइंट की हम लोग वी आर डिस्कसिंग द काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिस्कस कर रहे हैं। अब काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल में
अभी आपने देखा काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल के अंदर अभी आपने देखा न्यूक्लियोफाइल्स आर इधर निगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज नॉन बॉन्डिंग डोनर। मतलब जो भी न्यूक्लियोफाइल है बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन हो कहाँ सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग में हो सकते हैं, पाई में हो सकते हैं और सिग्मा में हो सकते हैं, यही तो हो सकते हैं ना न्यूक्लियोफाइल। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे जो ये आप स्पीसीज देखते हैं, तो अब नॉन बॉन्डिंग वाले दो तरह के हो सकते हैं। नॉन बॉन्डिंग वाले दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, और एक होता है निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, चार्ज्ड स्पीसीज हो सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए इसका ऑक्टेट सेटिस्फाई है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग। अमोनिया ऑक्टेट सेटिस्फाई है, इट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग। अब सवाल यह है कि सर एक बात बताइए कि ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए ये एन है, देख लीजिए ध्यान से, ये ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए, और यहाँ पे ऐसे आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ये ऐसा होता है और ऐसा होता है। नाउ आप मुझे बताइए, सपोज कीजिए यू आर आस्क्ड इन द इंटरव्यू कि बताओ ये क्यों सही नहीं है और ये क्यों गलत नहीं है। ये अगर मैकेनिज्म मैं इसकी प्रपोज करूं, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म मैं ये प्रपोज करूं, या इस रिएक्शन की मैकेनिज्म मैं ये प्रपोज करूं, भाई न्यूक्लियोफाइल का क्या क्राइटेरिया है, न्यूक्लियोफाइल का क्या कंडीशन है कि जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो बताओ क्यों फर्स्ट सही नहीं है। और भाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये H भी देता है, यहाँ भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए, तो NH के अंदर भी तो दो इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के ऊपर भी दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्यों फर्स्ट गलत है और क्यों सेकंड सही है। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट के अंदर जो मैकेनिज्म शो की गई उसमें न्यूक्लियोफिलिक जो स्पीसीज है उसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। और हमको ये पढ़ाया गया कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंडेड because lone pair of electrons are under influence of only one nucleus and therefore they can easily donate a pair of electron। तो वह अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, वह स्पीसीज अच्छा डोनर हो सकता है जिसके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो, वीकली बाउंड हो। बात समझ में आ रही है। सो देयरफॉर अब देखिए यहाँ पे सबको समझ में आ गई ये बात। अब देखिए इस केस में यहाँ भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है फास्फोरस का, और यहाँ भी सल्फर से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो अभी जो मैंने सीरीज में लिखा, चाहे वाटर है, चाहे अमोनिया है, चाहे फॉस्फीन है, चाहे ये सल्फर है, ये सब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एंड दिस ऑल आर न्यूट्रल। नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और वह ये सभी न्यूट्रल है। और सिमिलरली अगर आप देखें हाइड्रोक्साइड के अंदर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट सेटिस्फाई है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन डोनर एटम है कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट सेटिस्फाई है और ये नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और यहाँ पे सल्फर नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ ब्रोमीन नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे दोनों साइड इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है। अभी हम डिस्कस करेंगे जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी उसके डोनेट करने का चांस ज्यादा होगा। तो अभी याद रखिए कार्बन डोनेट करता है, लेकिन सभी स्पीसीज के अंदर दे आर आल्सो डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग, बट दीज आर नॉट न्यूट्रल, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि नॉन बॉन्डिंग से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले दो तरीके के हो सकते हैं, एक न्यूट्रल स्पीसीज हो सकता है और एक चार्ज्ड स्पीसीज हो सकता है। हम आगे भी इस बात को डिस्कस करेंगे, आज तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, हम अगली क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे कि ये नॉन बॉन्डिंग है न्यूट्रल और ये भी नॉन बॉन्डिंग है आयंस, दोनों में नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो किसकी डोनेबिलिटी ज्यादा होती है।
आयंस वाले की ज्यादा होती है, क्यों ज्यादा होती है, अगली क्लास में हम डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन आज मैं कौन ज्यादा डोनेट करेगा, कौन कम डोनेट करेगा, इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल जो भी होंगे वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ऑफ कोर्स बेटा साइनाइड दोनों साइड से डोनेट करता है, कार्बन से भी डोनेट करता है, नाइट्रोजन से भी डोनेट करता है। इसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे इसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। बट अभी आप समझिए कि कार्बन से डोनेट कर रहा है, राइट, दोनों साइड से डोनेट करता है। एक मिनट रुक जाइए फिर। ओके, नाउ अब देखिए, अब सपोज कीजिए ये हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक होता है HMO, नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, HMO, दैट इज कॉल्ड हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इथिलीन मॉलिक्यूल का जब HMO ड्रॉ करेंगे, इथिलीन मॉलिक्यूल का जो HMO ड्रॉ करेंगे इथिलीन मॉलिक्यूल्स का, तो ये नीचे सिग्मा बॉन्ड होता है और ये पाई होता है एनर्जी में, ये पाई स्टार होता है और ये सिग्मा स्टार होता है। देखो बच्चों, सिग्मा के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नॉन बॉन्डिंग, यहाँ तक बॉन्डिंग हो गया, इसके ऊपर एंटी बॉन्डिंग। तो अब एनर्जी तो ये होती है, सिग्मा के अंदर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और पाई के अंदर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो बेटर डोनर होता है। तो इथिलीन मॉलिक्यूल, यहाँ पे अब इथिलीन हमने पिछले एग्जांपल्स में भी लिख के दिखाया आपको कि इथिलीन के अंदर अमोनिया या वाटर जैसे कहीं भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। इथिलीन मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं, बॉन्ड पेयर की शक्ल में है। इथिलीन मॉलिक्यूल के अंदर कहीं भी लोन पेयर की शक्ल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। इन इथिलीन मॉलिक्यूल लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इथिलीन मॉलिक्यूल जब भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो याद रखिए it can donate from the pi bond and that is called pi donor। तो ऑर्गेनिक लिगेंड जितने भी है, जैसे इथिलीन हुआ, ब्यूटाडाइन हुआ, बेंजीन हुआ, बचपन में पढ़ते थे ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन, तो बेंजीन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो बेंजीन में थोड़ी ना बेटा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है कि नहीं होता है। तो बेंजीन के ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करते हो तो ये सब कहां से इलेक्ट्रॉन देता है, ये सब पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो चाहे वो इथिलीन हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2, चाहे वो अल्काइन हुआ RC ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड R, चाहे वो ब्यूटाडाइन टाइप का मॉलिक्यूल हुआ, चाहे वो बेंजीन टाइप का मॉलिक्यूल हुआ, जितने भी ऑर्गेनिक क्लास ऑफ कंपाउंड्स है जिसके अंदर पाई बॉन्ड होते हैं बच्चों, ये सारे मॉलिक्यूल्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। दिस कैन ऑल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव कर सकते हैं। आप जानते हैं, जब जानते हैं कि जब आप जैसे यही रिएक्शंस हैं, जैसे इस रिएक्शंस के ऊपर आप जानते हैं कि अगर इथिलीन दिया और उसके ऊपर में H+ दिया, ये खूब रिएक्शन आप करते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है H+ को, तो H+ को इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से ट्रांसफर हो रहा है। तो देयरफॉर पहली कैटेगरी जो इस स्लाइड पे देखा, स्लाइड नंबर 8 पे जो देखा, उसमें देखा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वह नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। और दूसरी स्लाइड नंबर 9 के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन उनके अंदर पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है। और अगर पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है और खुद का उसका ऑक्टेट सेटिस्फाई है, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है और खुद का उसका ऑक्टेट सेटिस्फाई है, तो इट कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक बात समझाना बहुत जरूरी है। सपोज कीजिए यहाँ पे आप एक चीज देखो, सपोज कीजिए यहीं पे हम लिख देते हैं साइड में कहीं पे, मान लीजिए C है और ये H है और ये H है, पाई बॉन्ड यहाँ पे है CH है,
लेकिन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। विनाइलिक कार्बोकैटायन, वेरी अनस्टेबल कार्बोकैटायन। इन दिस केस इवन दो देयर इज अ पाई बॉन्ड, बट आपको याद है ये मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकते। व्हाई इट इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल? बिकॉज इसमें जो ये सेंटर है, ये जो कार्बन सेंटर है, ये ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो प्राइम कंडीशन तो याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन वही दे सकता है जो इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज विल नेवर ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन। इस स्लाइड पे आपने ये सीखा कि पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अगले कुछ एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बताऊं कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। तो यहां ये देखने की जरूरत है कि सिग्मा बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। जैसे H2 की बात करें, वो तो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन कैसे जा सकता है? ऑफ कोर्स इस सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने वाले न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज वीकली डोनर होते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होता है। लेकिन सारे सिग्मा बॉन्ड नहीं, ओनली दो सिग्मा बॉन्ड विच आर वीकली बॉन्ड कैन इजिली ट्रांसफर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं बात करूं, मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स के, कुछ रिएजेंट के बारे में आप जानते हैं। जैसे मैं बताऊं सोडियम बोरोहाइड्राइड, नाम तो सुना होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड का। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट जो है, आरएम बॉन्ड जो होते हैं, ये सभी के अंदर सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, जैसे हम ग्रुप 13 एलिमेंट बोरोन की बात करते हैं, बोरोन की बात करते हैं, तो बोरोन क्या होता है? ये बोरोन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। बोरोन ग्रुप 13 का ग्रुप एलिमेंट है, ग्रुप 13 का एलिमेंट है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 वैलेंसी भी होती है। तो मान लीजिए अगर ये बोरॉन है तो उसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कहाँ कहाँ? एक यहाँ हो गए, दूसरा यहाँ हो गए, और तीसरा यहाँ हो गया मान लीजिए। और अगर ये BH3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, H और ये H और ये H हो गया, और H के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन है 1, दूसरा 2, ये इलेक्ट्रॉन है सॉरी, और ये H के ऊपर इलेक्ट्रॉन है। They share the electron, they share the electron and they form a bond. What will happen? Boron is here, एक बॉन्ड यहां बना लिया, एक बॉन्ड यहां बना लिया, और एक बॉन्ड यहां बना लिया। So in this case, you will find it has a 2 electron in the valence shell, 2 electron in the valence shell, and 2 electron in the valence shell. So therefore, the boron के ऊपर total 6 इलेक्ट्रॉन। सो लेविस के ऑक्टेट रूल के मुताबिक अगर सेंट्रल एटम, लेविस के ऑक्टेट रूल के मुताबिक, इफ द सेंट्रल एटम हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, as per the Lewis octet rule, as per the Lewis octet rule, if the central atom, as per the Lewis octet rule, as per the Lewis octet rule, if the central atom having less than 8 electron, अगर सेंट्रल एटम के ऊपर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, such a species is said to be electron deficient species, or electron deficient species, or it is said to be Lewis acids. As per the Lewis octet rule, if the central atom having less than 8 electron, then it is said to be electron deficient species. तो BH3 के अंदर आप देखेंगे तो बोरॉन के ऊपर वैलेंस शेल के अंदर ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसलिए BH3 कभी भी न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर सकता, बिकॉज इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन। इट विल ऑलवेज वर्क इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज कभी भी जो है आपको न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता। इलेक्ट्रॉन
rich species will act as a nucleophile. नाउ सपोज कीजिए, अब अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे हम बोरॉन लिखते हैं और अगेन इसके 3 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये और ये। अब उसके बाद यहाँ पे H हमने लिख दिया ये, और यहाँ पे H हमने लिख दिया ये, और यहाँ पे H लिख दिया हमने। अब देखो, चूंकि इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए बोरॉन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकंड पीरियड के एलिमेंट में 2s होते हैं और 2p होते हैं, तो 2s के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं और 2p में 2px, 2py और 2pz, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 6 = 8 इलेक्ट्रॉन और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 इलेक्ट्रॉन। 2 से क्यों? चूंकि एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है। तो अगर कोई एलिमेंट सेकंड पीरियड का है तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 बॉन्ड की होती है। 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो अभी 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक इम्पिटी ऑर्बिटल इसके ऊपर है, तो इट कैन फॉर्म से 1 बॉन्ड मोर, एक और बॉन्ड बना सकता है। तो मान लिया जाए यहाँ पे एक H और लाते हैं एंड दे कैन शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। सो ये जो चीज है, अब देखिए क्या हो जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। अब क्या मिलेगा, यहाँ पे बोरॉन और ये यहाँ पे H और ये H और ये H और ये H हो गया। अब बोरॉन के ऊपर सेंट्रल एटम जो बोरॉन है उस पे इलेक्ट्रॉन देखिए, 1 2 3 4। चूंकि बोरॉन ग्रुप 13 एलिमेंट है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अभी इसके पास 4 हो गया है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जैसे आप बात करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसी के नीचे है सोडियम, इसका काउंटर Na+ के रूप में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जैसे हाइड्रोक्साइड आयन आप लिखते हो OH- ऐसे, तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर की शक्ल में है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों बॉन्ड पेयर की शक्ल में है, और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड पेयर की शक्ल में है, और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड पेयर की शक्ल में। लेकिन व्हाट विल हैपन, इट इज गोइंग टू ट्रांसफर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये BH3 जो है, BH3 जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आपने देखा होगा कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर ऐसे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाते हैं, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड से जाते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर कर सकता है। सो देयरफॉर BH3 इज इलेक्ट्रोफाइल बट BH4- इज न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज BH4 के अंदर बोरॉन सेटिस्फाइंग देयर ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, लेकिन BH3 के अंदर बोरॉन जो है 6 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करता है। और सिमिलरली हम बात कर सकते हैं AlH3 की। एल्यूमिनियम H3 में एल्यूमिनियम के ऊपर आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इट इज इलेक्ट्रोफाइल, बट AlH4 में एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे इसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसा काम कर सकता है। सो लेट मी समराइज, आई वांट टू समराइज लाइक दैट कि जितने भी आप न्यूक्लियोफाइल जानते हैं, जो भी न्यूक्लियोफाइल आप तक पढ़े हैं, वह न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकते हैं। कुछ स्पीसीज तो ऐसे हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, और कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। मैं आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ। जिसको कोई डाउट नहीं है वो यू मे लीव द क्लास, बट जिसको डाउट्स है मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। यू मे आस्क द क्वेश्चन नाउ। आप अनम्यूटेड हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सर। जी जी, आप मिनिमम
बुक्स बता सकेंगे फॉर स्टडीज मतलब? देखिए जीओसी के लिए बेटा कोई मिनिमम बुक तो होती नहीं है, जीओसी किसी किताब में जैसे एक जगह लिखी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जी क्या जी, ऑर्गेनिक के लिए ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैरुथर की किताब आती है, आपके एग्जाम के लेवल के लिए कैरुथर्स जो है बेस्ट किताब है, और क्लेटन, दो ही किताब आप पढ़िए, कैरुथर्स और क्लेटन। जी ठीक है। और जैसे मान लीजिए बहुत बेसिक कमजोर से है, बेसिक भी नहीं ठीक से है, तो वो आप ब्रूस की किताब आती है, ब्रूस, वो भी पढ़ सकते हैं। जी जी। हाँ जी, और किसी को डाउट है तो बताइए, स्लाइड नंबर 10। अब आप बोल सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बोल सकते हैं, बोलिए। सर नोट्स के Yes, पीडीएफ आप मिलेंगे ना? बेस एंड न्यूक्लियोफाइल के बीच क्या डिफरेंस है? आज तो हम न्यूक्लियोफाइल पढ़ रहे थे, जब न्यूक्लियोफाइल पढ़ लेंगे उसके बाद एक्स्ट्रा इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस बेस एंड बेसिसिटी, यानी न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेस एंड बेसिसिटी, एंड डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेस एंड बेसिसिटी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर। सर हेलो सर। जी सर वो जो नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे वो तो एनफ रहेंगे ना एग्जाम के लिए? ऑफ कोर्स। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर मैं पूछ रही थी, आपने बताया कि वीबीटी और एमओटी में एक बेसिक डिफरेंस है। सर उस टाइम मेरा नेटवर्क थोड़ा सा। एक मिनट आप लोग ना, एक मिनट, मुझे आवाज नहीं आ रही, कुछ साउंड आ रहा है, थोड़ा आप लोग म्यूट होइए तो उधर से। सर मैं बोलूं? हेलो बोलो बेटा। सर मैं बोल रही थी, आप बोल रहे थे कि वीबीटी और एमओटी में एक बेसिक डिफरेंस है। सर वो डिफरेंस थोड़ा सा फिर से रिपीट करेंगे? उस टाइम मेरा नेटवर्क थोड़ा सा कट गया था। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है बेटा, जोर से बोलो। सर आवाज आ रही है, पता नहीं। हाँ हाँ अब ठीक। आ रही थी, अब बोलिए। हाँ, अब बोलिए। वीबीटी और एमओटी में एक बेसिक डिफरेंस। हेलो हेलो हाँ जी बोलिए। सर बोल रहे थे कि आपने बताया कि वीबीटी और एमओटी में एक बेसिक डिफरेंस है। सर वो डिफरेंस क्या था सर? सर कैन यू हियर मी? हेलो एक मिनट बेटा, आप मैसेज करना चाह रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है।